गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्षितिज भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, गद्य भाग का। तो इसका फर्स्ट चैप्टर देखिए, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी की क्या विशेषताएं हैं। उपन्यास सम्राट थे ये। इनका पूरा नाम अभी हम पूरा बताएंगे। देखो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तिकाएं लिखी, या फिर जैसे इनके कौन कौन सी कहानियाँ लिखी। तो ये देखिए, हंस, मर्यादा, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक और शिव पूजन। हंस और मर्यादा इनके जो लेखक वो थे, समाचार पत्र भी थे। तो अब देखिए बच्चों, इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। धनपत राय यानी कि इस नाम से ये पहले लिखते थे। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। अभाव यानी कि दुखों में, बहुत ही गरीबी थी इनके और इसलिए ये बीए तक ही पढ़ाई कर पाए। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन चला था 1921 के आसपास, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो उसमें इन्होंने अपना सक्रिय यानी कि पूरी तरह से भाग लिया था और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और लेखन कार्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। अब देखो, लेखक परिचय आता है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनके नाम देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मवीर और गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। ये इनके 8 भागों में संकलित है, ये इनके नाम है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय थे। देखो, ये जब अपने लेखन कार्य करते थे कथा साहित्य में, ये क्या लिखते थे? किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दयनीय यानी बहुत बुरी स्थिति, गरीबी के कारण। दलितों का शोषण, दलित जो नीची जात हैं उनके साथ किस तरह से शोषण होता था। समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन, इस तरह से इन्होंने अपने मूल विषय बनाए थे लिखने के। इन्हीं के बारे में ये लिखते थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। व्यापक यानी बहुत फैला हुआ है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। ये क्या कह रहे हैं? कथा साहित्य बहुत बड़ा है, उसमें मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको अपनापन महसूस होता है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब ये देखिए, यहाँ तक आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया होगा कि प्रेमचंद उपन्यासकार थे, किस तरह वो कथा साहित्य को आगे बढ़ाते थे, किस तरह उनका प्रचलित था कथा साहित्य। मानसरोवर के 8 भागों में संकलित थे। उनके नाम लिखने हैं, उनका जन्म और मृत्यु लिखनी है। अब देखिए चैप्टर की समरी। 2 बैलों की कथा। 2 बैल होते हैं, उनके बारे में ये पूरी कथा है। 2 बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और उपदेशों
हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब पढ़ते हैं हम चैप्टर दो बैलों की कथा। दो बैल होते हैं, उनके बारे में ये कथा है कि किस तरह से वो बातें करते हैं, अपने मालिक को पहचानते हैं और किस तरह से वो उससे दूर नहीं जाना चाहते, कितने कष्ट झेलते हैं। तो ये देखिए, दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधे को, अब जैसे मान लो हम किसी को बेवकूफ़ कहेंगे तो उससे क्या कहेंगे, अरे गधा है क्या। तो इस तरह से यहाँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ किसे बताया है, गधे को। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। सीधापन या निरापद सहिष्णुता यानी कि बहुत ही सीधा प्राणी होता है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं होता। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई यानी कि जो बच्चा होता है गाय के, जैसे नया नया बच्चा होता है छोटा सा, उस समय तो गाय एक सिंगनी यानी कि शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसा चाहो चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। गधे के लिए कहा गया है कि सावन सूखे ना भादो हरा, तो उस तरह मतलब वो कभी भी खुश नहीं होता है। एक आध बार कभी बहुत बारिश के मौसम में वो कुलेल यानी कि थोड़ी उछल कूद कर लेता है, बाकी उसको कभी खुश नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी दुख, हमेशा वो ऐसा दुखी सा रहता है गधा। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी कि ऋषि मुनि जितने सीधे साधे होते हैं, जितने ज्ञानी होते हैं, उसमें गधे में बताएं कि वो सारे उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घूमने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ में के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब यहाँ क्या उदाहरण दिया जा रहा है कि जापान ने जो मिसाइलें तैयार की थी, मतलब जापान अच्छे अच्छे कार्य करता है, बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत आगे है, तो उसको सभ्य जातियों में गिना जाता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब कहानी स्टार्ट होती है हीरा और मोती की। तो देखिए बच्चों क्या है इसमें, दोनों पछाई जाति के थे। ये बैलों की जाति होती है पछाई, उस जाति के दोनों बैल थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम यह नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह यानी कि दुश्मनी के नाते से नहीं, विनोद यानी दोस्ती के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे
दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ धौल धप्पा यानी कि दोस्तों में एक दूसरे को हल्के में मारने पीटने की भी चलती रहती है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही पीठ मतलब मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब दोनों दोस्तों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों चाहते थे कि ज़्यादा वजन मेरे ऊपर आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। नांद जो इनके घास फूस के लिए जो बनाई जाती है एक जगह, उसको बोलते हैं। खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक खाता तभी दूसरा खाता, एक हट जाता तो दूसरा भी हट जाता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। झूरी जो था बैलों का मालिक, उसने एक बार गोई को ससुराल, इन दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब गोई यहाँ बैलों की जोड़ी को कहा गया है। तो झूरी का जो साला था गया, झूरी तो इसका मालिक है और गया इसका साला है, उसको मतलब इतनी परेशानी हुई उनको घर तक ले जाने में कि दांतों तक पसीने आ गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी यानी कि तुम्हारी गुलामी करने में हमें मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा यानी कि टेढ़ी नज़रों से देखा और कनखी नज़रों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी कि गांव में सब लोग सो गए थे, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे को तुड़ा डाला और घर की तरफ चले। जब गांव के सब लोग सो गए तो उन्होंने क्या किया, जिस खूंटे से वो बंधे थे उसको तोड़ा और घर की ओर चले गए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी कि वो ही जगह उनकी जहाँ उन्हें बांधा जाता था, जहाँ उन्हें घास डाली जाती थी। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव यानी जिस रस्से से उन्हें बांधा गया था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उसने उसको गले लगा लिया और उसको चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा यानी कि बच्चों ने सभा की कि दोनों पशुओं को अभिनंदन यानी कि इनकी प्रशंसा में एक पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई भूसी। इस तरह से उन्होंने
दोनों बैलों का स्वागत किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी की पत्नी को बहुत गुस्सा आया उन बैलों को देखकर। वो गुस्से में बोली कि कितने नमक हराम है, इतने दिनों से इनको खिलाया पिलाया है और एक दिन भी वहाँ का काम नहीं किया। झूरी ने अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुना, नमक हराम क्यों हैं, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। तो झूरी ने अपने पत्नी का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे व्यंग्य क्यों कस रही हो, नमक हराम क्यों कहती हो, इनको चारा और पानी नहीं दिया होगा। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने यानी झांकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते वे। मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो यहाँ जो मजदूर था, जो बैलों की रखवाली करता था, जो उनकी देखभाल करता था, उससे झूरी ने कहा कि थोड़ी सी खली और भूसा इनको डाल दो। तो वो कहता है कि नहीं, मालकिन ने मुझे मना किया है। तो यहाँ तक बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको दोबारा पढ़ेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। धन्यवाद।